नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स के लिए और बीकॉम के लिए। इकोनॉमिक्स में भी ये काम आने वाला चीज़ है जो पढ़ रहे हैं हम। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इससे पहले कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इससे समझने से पहले मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और कि जिससे टाइम सेव हो जाए, इससे मैंने पहले ही यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन भी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं, फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक फार्मर है। फार्मर क्या करता है, व्हीट गेहूं बेचता है किसको, फ्लोर मिल वाले को। फार्मर ने फ्लोर मिल वाले को गेहूं बेचा 5,000 का। फ्लोर मिल वाले ने इस गेहूं से क्या करा, आटा फ्लोर निकाल के किसको बेचा, बेकरी वाले को 6,000 में। तो बेकरी वाले ने इससे ब्रेड बना के रिटेलर के थ्रू कस्टमर को बेचा। तो हमको ये समझना है कि यहां पर देखिए, यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, बताइए। इंटरमीडिएट गुड्स यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स देखिए इस स्टेज में वेट है, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या है, फ्लोर है। फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, ब्रेड। जो बेकरी वाले ने ब्रेड बेचा, ये फाइनल गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो गुड्स जो प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर रहता है। तो देखिए, यहां पर प्रोडक्शन की बाउंड्री, प्रोडक्शन कहां, फाइनल गुड्स प्रोडक्शन कहां हुआ, यहां पर बेकरी वाले ने करा। तो इससे पहले देखो, एक व्हीट और फ्लोर, ये दोनों के दोनों गुड्स क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहे। इससे हमको यह समझ में आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स उस गुड्स को बोला गया है जो प्रोडक्शन में यूज होता है, जो फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम यहां देखिए, मैंने यहां पर क्या बोला, फार्मर की इनकम के, यहां देखिए मैंने 3 केस आपके सामने बना रखा है। केस नंबर 1 देखिए, फर्स्ट केस में मैं फार्मर से पूछता हूं आपने कितना इनकम अर्न करा, वो कहता है जी मैंने 5,000 अर्न करा। मैंने फ्लोर मिल वाले से पूछता हूं कि आपने कितना अर्न करा, उससे वो क्या कह लेगा, 6,000। तो देखो ये 6,000। बेकरी वाले से पूछते हैं कि आपने क्या इनकम अर्न किया, वो क्या बोलेगा, 10,000। टोटल कितना आया, 21,000। आप मुझे बताइए इस 21,000 में किस चीज की कमी है, क्या गलत है। तो आप कहेंगे यहां पर 5,000 जो यहां था, इसमें भी 5,000 जुड़ा हुआ है और इस 10,000 में 6,000 जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यहां 5, यहां पर 6, इनका डबल काउंटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका डबल काउंटिंग हो रहा है। तो हमको क्या करना है, इस डबल काउंटिंग वाली चीज को ऐड नहीं करना है। तो देखो मैंने यहां पर क्रॉस लगाया है। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। केस 2 में मैंने आपको समझाया, आप क्या करो, पहले वाले यानी फार्मर का जो प्रोड्यूसर है उसका आप कॉस्ट ले लो एज इट इज, टोटल कॉस्ट ये 5,000 मैंने ले लिया। उसके बाद बाकी जो भी सब्सिक्वेंट इंटरमीडिएरी है उनका सिर्फ आप वैल्यू एडिड ले लो। क्या ले लो, वैल्यू एडिड पोर्शन ले लो। तो देखो यहां पर 5,000 के गुड्स में 6,000 करके बेचा है, तो कितने का वैल्यू ऐड हुआ, 1,000 का। फिर उसके बाद 6,000 के गुड्स में 4,000 वैल्यू ऐड करके फाइनल कितने में बेचा गया है, 10,000 में। तो देखा जाए तो यहां पर टोटल अर्निंग कितनी हुई है, 10,000 की हुई है। तो देखिए इस स्टेप में मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने देखिए मैंने फर्स्ट प्रोड्यूसर के क्या लिया है, टोटल कॉस्ट, देन सब्सिक्वेंट वाले का क्या लिया है, ओनली वैल्यू एडेड। तो हमारा टोटल क्या आ जाता है, इनकम 10,000। हमारे टोटल इनकम कितना आता है, 10,000 रुपीज। इस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते। सेकंड मेथड और शॉर्टकट है। आप क्या करिए, आप ये इंटरमीडिएट वाले को भूल जाइए, सिर्फ आप फाइनल प्रोड्यूसर जो फाइनल रिटेलर, इस हमारे केस में बेकरी वाला, इसने जो सेल करा था, सिर्फ आप इसकी इनकम को ले लो, तब भी नेशनल इनकम वही सेम आएगा।
तो देखिए मैंने क्या किया, मैं पहले वाले का कॉस्ट नहीं लेता, दूसरे वाले का भी नहीं लेता, तीसरे वाले की मैं टोटल वैल्यू लेता हूं, तो तब भी मेरा क्या आ जाएगा, टोटल नेशनल इनकम आ जाएगा। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब भी आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स से लेके चल रहे हैं तो आपको सिर्फ वैल्यू एडेड लिखना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आप इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड मत करो, ओनली आप फाइनल गुड्स का टोटल सेल वैल्यू ले लो, यानी टोटल आउटपुट वैल्यू भी आप बोल सकते हो, टोटल सेल वैल्यू भी बोल सकते हो आप, ऐसे भी नेशनल इनकम में देखिए फाइनल गुड्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताए जिससे कि डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हम डबल काउंटिंग से कैसे अवॉइड करेंगे डबल काउंटिंग को। ठीक है, तो आप दो बातें लिखेंगे। फर्स्ट केस नंबर 1 कि हम ओनली वैल्यू एडिड को कंसीडर करेंगे। केस नंबर 2 हम वैल्यू एडिड को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से डबल काउंटिंग समझ में आ ही गया होगा। और एक और चीज देखिए, इससे मैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस भी समझाता हूं। तो आ जाइए, हमारे पास है ये एग्जाम के लिए 12th मार्क्स, 12th के लिए 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो ये 3 मार्क्स में तक आ जाता है, 3 to 4 मार्क्स में। अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो ये 5 to 10 मार्क्स का आएगा। 6 सेमेस्टर बीकॉम के में इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें ये कॉन्सेप्ट है, तो किसी के लिए भी ये आज का वीडियो रहने वाला है। तो देखिए इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने मीनिंग में क्या लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको डिटेल में एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं बताते चलूंगा। मीनिंग जब भी आप इकोनॉमिक्स में किसी भी टर्म का मीनिंग लिख रहे हो तो क्या लिखिएगा, इट रेफर्स टू, क्या लिखना है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आइदर फॉर रीसेल, आपने परचेज करा है रीसेल करने के लिए, या फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फर्दर प्रोडक्शन के लिए आपने परचेज किया हुआ है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। दो कीवर्ड है यहां पर, इस डेफिनेशन में दो कीवर्ड है, आपको इसे ध्यान रखना है बस। क्या क्या, रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन। आपने गुड्स परचेज किया है, रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए यहां पर रीसेल, तो यहां पर देखिए वीट खरीदा हमने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्लोर मिल हमने यूज करा रीसेल के लिए, तो ये मेरा क्या बन गया था, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का क्या डेफिनेशन बनता है, द गुड्स परचेज फॉर आइदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। या तो आपने फाइनल गुड्स को मतलब गुड्स को परचेज किया हुआ है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बेनिफिट एक्रू ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज के लिए आपने परचेज किया है या इन्वेस्ट करा है, तो आप उसको बोलोगे फाइनल गुड्स। कोई भी कंप्यूटर, मशीनरी, कार, ठीक है, ये हाउस होल्ड प्रोडक्शन के गुड्स, ये सारे के सारे आपके फाइनल गुड्स में आएंगे। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। तो क्या क्या बोला मैंने, एक बार फटाफट देख लो। रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया है तो इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किया है तो उसको आप बोलेंगे क्या, फाइनल गुड्स। नेचर, क्या नेचर होता है, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स को मैंने यहां आपको भी समझाया एग्जांपल से, ना आप इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में यानी एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने में लेंगे, ना आप डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने में लेंगे, मतलब दोनों में आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को देखो मैंने यहां बोला है आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, रेदर इसके सिर्फ वैल्यू एडेड को लेंगे। अच्छा, फाइनल गुड्स को आप चाहे आप नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर रहे हो, आपको दोनों में इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा नेचर था, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, वैल्यू एडिशन। ये देखिए यहां पर मैंने रेड कलर से जो टिक मार्क करा है कि अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो आपको ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इस पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, लीव भी कर सकते हो, बस समझने के लिए मैंने समझाया। वैल्यू एडिशन की बात करते कि इंटरमीडिएट गुड्स खुद में रेडी टू यूज के लिए नहीं होते, रेडी टू यूज के लिए खुद के लिए नहीं होते, यानी उसमें फर्दर प्रोडक्शन करना पड़ता है, जनरली की बात हो रही है। बट ये गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स रेडी फॉर यूज की बात होती है।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है इस डिफरेंस में, फिर भी इसलिए मैंने आपको बताया ये जनरली नॉट फॉर रेडी और ये क्या होता है, रेडी फॉर यूज होता है। ठीक है, आज ये प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री की बात आप इसी एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर देखिए वेट, फ्लोर मिल, ये दोनों के दोनों प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर थे। अगर मैं इसको प्रोडक्शन बाउंड्री बोलता हूं तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर क्या गया है, बेकरी से ब्रेड गया है, ब्रेड गया, बिस्किट बोल लो आप, ब्रेड बोल लो, ये चीज क्या हुआ, प्रोडक्शन बाउंड्री से आगे गए, यानी क्रॉस कर लिया। तो ये लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट गुड्स विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री रहते हैं और फाइनल गुड्स क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, ये आपको क्लियर है, यानी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्शन बनने से पहले तक की बात हो रही है, और ये फाइनल प्रोडक्शन बन के क्रॉस करता है प्रोडक्शन बाउंड्री की लिमिट को। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल देखिए बहुत आसान, मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल। तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, इसका काम है चाय बेचने का, टी स्टॉल वाला चाय बेचेगा। तो इसके लिए दूध जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो दूध को एज इट इज सेल नहीं करने वाला है, वो उससे फर्दर प्रोडक्शन में यूज लेके सेल करने वाला है। इसमें देखिए मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, तो ये किस पॉइंट में आया, ये कंजम्पशन में आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए फटाफट एक बार कीवर्ड और समझते, रीसेल करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इंटरमीडिएट गुड्स बोलो, कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए है तो फाइनल गुड्स बोलो। नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने में अगर इंटरमीडिएट गुड्स है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, और फाइनल है तो इसको इंक्लूड कर लेना है। ये जनरली नॉट रेडी फॉर यूज होता है, ये जनरली रेडी फॉर यूज होता है। अगर बात करें प्रोडक्शन बाउंड्री की तो इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, और फाइनल गुड्स क्या होता है, प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर लेता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मिल्क परचेज बाय टी स्टॉलर, ये हमने क्या पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड्स, और मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर, ये आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइनल गुड्स। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।